ईरान ने आखिरकार नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। वहां की सरकारी मीडिया के मुताबिक अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को ही सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 56 साल के मुश्तबा अपने वालिद की तरह एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। सुप्रीम लीडर एक ऐसा ओहदा है जो ईरान के सभी मामलों में आखिरी फैसला लेने का हक रखता है। एक तरह से ये पूरे मुल्क का सुप्रीम ओहदा है। मुश्तबा IRGC के भी करीबी बताए जाते हैं। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद से मुश्तबा का ही नाम इस ओहदे के लिए सबसे आगे चल रहा था। बता दें कि अयातुल्लाह अली खामेनेई का अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कत्ल हो गया था। हालांकि ईरान की आइडियोलॉजी के हिसाब से परिवार के ही किसी शख्स को जानशीं चुनना ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन इस वक्त हालात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान में 3 लोग इंटरिम काउंसिल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इसमें अली रेजा राफी, सदर मसूद पेजेश्कियान और ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी AJE शामिल हैं। इधर ट्रंप ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव से नाखुश नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह ट्रंप ने हेकड़ी वाले अंदाज में ताजा बयान में कहा है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उनकी मंजूरी के बिना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इस पूरे मामले में ये बात तो साफ है कि ट्रंप को मिर्ची तो लगेगी ही, क्योंकि वो खामेनेई के परिवार के पहले ही खलीफा थे। तो बिल्कुल अब नई जिम्मेदारी मुश्तबा के कंधों पर है। किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और ईरान में आगे क्या कुछ हो सकता है, इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और शौकत भारती साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। राजन कोचर जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। मुश्तबा खामेनेई को अब नया सुप्रीम लीडर ईरान का बनाया गया है। अब आगे क्या कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी उनकी रहने वाली है, आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस रहेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बड़े फैसले को? धन्यवाद ज़हरा जी, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत आपका अहम सवाल है, क्योंकि ये एक मेजर ट्रांजिशन है इस ईरान के लिए। लड़ाई के समय एक लीडर को चुनना, उसको पहले तो उनकी जान की हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ईरान के लिए और IRGC के लिए, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया है कि हम कोई भी लीडरशिप को टिकने नहीं देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो एक चैलेंज रहेगा कि इनको सिक्योरिटी कैसे दी जाए। दूसरा, ये आपने सही बताया कि एक तरीका ये इस्लामिक लीडरशिप का नहीं है कि वो अपने एक डिनेस्टी रूल करें, कि अपने बेटे को अपॉइंट करें, समथिंग लाइक दैट। बट ये जो हालात है ना अभी, आई थिंक इससे बेटर कोई चॉइस हो नहीं सकती थी, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामेनेई है वो जिस तरीके से काम करते थे, उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी। तो ये उनके बेटे जो हैं इसको मुश्तबा, ये काफ़ी इन्वॉल्व थे डिसीजन मेकिंग में, और जो भी मामलात आते थे आयतुल्लाह के पास, उनका पूरा उसमें दखल होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंटिन्यूटी देने के लिए, एक बिकॉज वो काफ़ी इन्वॉल्व थे, जानकारी रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है उनको IRGC का सपोर्ट है। देखिए, यहाँ पर इसको ईरान में कोई भी लीडर नहीं आपको उभर के आ सकता है जो सुप्रीम लीडर, अगर उसका IRGC का अगर उसको सपोर्ट नहीं है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है इस लड़ाई का। और दूसरा एक चीज और है कि अब इनके पास ऑल्टरनेटिव्स भी क्या थे। अगर इसको मुश्तबा को नहीं लेके आते तो इनके पास और कौन सा दूसरा चेहरा था जो IRGC को एक्सेप्टेबल हो, बिकॉज यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और बहुत चीजें इनके फेवर में ये आती है कि ये अभी यंग है। तो अगर ये सरवाइव कर गए, बिकॉज जिस तरीके से मोसाद और CIA काम करता है, इनके सर्वाइवल के ऊपर भी मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। बट अगर ये सरवाइव कर गए तो ये एक लंबे अरसे के लिए ये इसको लीडर है, बिकॉज ये अपने 50s में ही है। तो आप इसको मान के चलिए कि अगले 30 साल तो इसको कहीं नहीं गए, अगर इनको कुछ होता नहीं है तो ये एक ईरान को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि
ये जो लड़ाई है आज जो चल रही है, इसमें बहुत जरूरी था, बिकॉज आईआरजीसी का हमने देखा था कि कमांड कंट्रोल में फर्क आ रहा था। और बिकॉज आप जानते हैं कि ईरान में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है। तो अब उसको ऑर्डर्स कहाँ से मिलने थे? ट्रांजिशन काउंसिल से मिलने थे। ट्रांजिशन काउंसिल में 3 जो लोग थे, जैसे आपने जिक्र किया, तो और उसके आपसी भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं ये सोच में, जैसे कि पेजेश्कियान एक बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। और इसका नमूना हमने इसलिए देखा क्योंकि जब पेजेश्कियान ने अनाउंस किया कि भाई मैं माफी मांगता हूं कि जो ये स्ट्राइक्स हुए हैं आपके जो अरब कंट्रीज के, जो उनके नेबर्स के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा बहरीन में स्ट्राइक हो गया, यूएई में स्ट्राइक हो गया। तो इस तरीके की एक इसको मिस कम्युनिकेशन हो या इसको कमांड कंट्रोल एस्पेक्ट्स में बोलूं इसको, और एक मोज़ैक वॉरफेयर हम जो सुनने में इसको आता है कि वो अपनी एक मोज़ैक वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी अपना आगे लेके जा रहे थे, जिसमें ऑटोनोमस काम करने का इसको तरीका था। तो अगर मैं ये सब चीजों को समराइज करूं अपने कमेंट को, तो ये एक फॉरवर्ड स्टेप मैं मानता हूं ईरान के लिए। एक स्टेबिलिटी ईरान को देता है, उसकी कौम को बताता है कि ईरान डरा नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए जो फैसला यहाँ पर लिया गया है तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए लिया गया होगा, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो काफी जज्बाती थी खामेनी के जाने के बाद। तो उनके बेटे को ये कमान संभालना, तो वहाँ के लोगों में भी इसको लेकर जोश देखने को मिल रहा है। शौकत भारती साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बड़े फैसले को? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मसले पर हमें दावत दी बात करने के लिए। देखिए ईरान में एक है मजलिस खुबरगान, जिसमें 80 से 88 मेंबर्स हैं। ये खामनाई साहब के अपॉइंटेड नहीं हैं, बल्कि मजलिस खुबरगान के 88 लोगों ने मिलकर चुना है इनको। तो ये नहीं है कि खामनाई साहब ने इनको नॉमिनेट कर दिया, ये नॉमिनेटेड नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत थी और ये शुरू से साथ में थे। उन्होंने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, 56 साल की इनकी उम्र है और ये खुद भी इंजर्ड हो गए थे। तो बहरहाल ये जितनी जिम्मेदारी से इसको यानी ईरान को चलाएंगे और उतना शायद कोई नहीं चल सकता। और इसी वास्ते अमेरिका चाहता था कि मजलिस खुबरगान की मीटिंग ना हो, और क्योंकि हालात भी बहुत खराब थे, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद ये मीटिंग हुई और मीटिंग के लोगों ने चुना इनको, ना कि खामनाई साहब ने इन्हें अपॉइंट किया। जी। ये एक गलत धारणा बताई जा रही है कि खामनाई साहब या कोई ईरान के अंदर अपॉइंट करता। अपॉइंट कोई नहीं करता है, वहां पर एक बोर्ड है, वो बोर्ड सिलेक्ट करता है। दूसरी बात ये कि आईआरजीसी और पासदारान इनकलाब और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने वो सब ने मिलकर इनको वेलकम किया है और इवन पेजेश्कियान ने भी इसको कबूल किया है। यानी इसे कहते हैं ना कि सर्वसम्मति से ये काम हुआ है, ना कि ये किसी का अपॉइंटमेंट है। और जितना इनको तकलीफ होगी उतनी तकलीफ शायद दूसरों को नहीं होगी, क्योंकि इनके यहाँ एक तरफ सुप्रीम लीडर भी मारे गए, दूसरी तरफ जो है ये वो इनके फादर थे वो, और इनकी पूरी फैमिली भी मारी गई। और दूसरी बात यह है कि वो जानते थे कि हम लोग किस तरह से मसालियत कर रहे हैं, डायलॉग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक हुआ। तो अब इस वक्त बाकायदा ईरान की सड़कों पर इनके अपॉइंटमेंट के लिए अब जश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने वेलकम किया। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हालात अभी हैं, आपने देखा कि बहरीन जो है वो फिफ्थ फ्लीट जो है अमेरिका का सबसे बड़ा सेंटर है, यानी 21 कंट्रीज को वो चलाता है और 75% पूरी जो अमेरिकन पॉलिसी गवर्न होती है वो यहीं से होती है। इन लोगों ने इतना खतरनाक अटैक ईरान के ऊपर किया कि इस वक्त पूरा ईरान का इलाका जो है काला पड़ा हुआ है और केमिकल बारिश होने का खतरा है। तो इतने खतरनाक हालात के अंदर एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान का अपॉइंटमेंट जरूरी था कि ताकि वहां के ऊपर कोई भी ग्रुप जो है अपॉइंटमेंट को लेकर इख्तलाफ ना करें। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बड़ी समझदारी के बाद लोगों ने मुज्तबा खामनाई साहब का
वो क्या नाम है सिलेक्शन किया है। और आप ये देख रहे हैं कि इतना खराब हाल मतलब दुनिया ने कभी ऐसा नहीं देखा जिस तरह से इस वक्त ईरान के अंदर जो है चारों तरफ सिर्फ काले काले बादल हैं और केमिकल एक तरह से भी अटैक किया गया है और बहुत खराब हालात में वो ईरान को संभालने जा रहे हैं। और जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे और देखिए शायद इसी वजह से लोगों की हिमायत भी उनके साथ है क्योंकि वह अयातुल्ला खामेनी के बेटे हैं, तो उम्मीदें भी उनसे ज़्यादा हैं कि वो आगे चल के ईरान के लिए बेहतर करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि अभी हालात वहाँ पर काफ़ी कशीदा बने हुए हैं और उन्हें संभालने के लिए एक जिम्मेदार शख्स होना चाहिए, इसी वजह से फिलहाल उनका नाम यहाँ पर सामने आया है। राजन कोचर जी, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उनकी मंजूरी के बिना ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, तो एक बार फिर ट्रंप वैसे ही अंदाज में दिखाई दिए हैं यहाँ पर और उन्हें काफी परेशानी हो रही है इस फैसले से। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप अभी एक डेस्परेट स्टेट में आ चुके हैं। 10 दिन लड़ाई के हो गए हैं, रिजाइम चेंज हो नहीं पाया, मिसाइल्स अभी भी चल रही है ईरान की तरफ से, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म नहीं कर पाए और प्रॉक्सीज अभी तक चल रही हैं, वहां पे हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है और हाउथीज ने भी इसका ये जो इसको अनाउंसमेंट हुई है मुश्तबा की, वो भी हाउथीज ने भी सपोर्ट किया। तो इसका ये मतलब है कि व्हाट हैज चेंज इन दिस 10-day वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस 10 दिन की लड़ाई में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चेंजेस मुझे नजर आ रही हैं वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट। अब पहला ये चेंज है कि मैं देखना चाहूंगा इस लड़ाई के बाद गल्फ कंट्रीज का और इसको ईरान का इसको रिलेशनशिप कैसे आगे जाता है, बिकॉज जब आप किसी के ऊपर हमला करते हो, खास तौर पे मैं इसको यहाँ पे बहरीन और सऊदी अरेबिया का जिक्र करूंगा बिकॉज ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो शायद अब एक एंटी ईरान स्टैंड लेके आगे जाएंगे, अभी टाइम बताएगा कैसे चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं देखना चाहता हूं कि यूएस बेसिस का यहाँ पे क्या फ्यूचर रहेगा, बिकॉज अगर हमने इसको ये देखा यूएई से तो काफी आवाजें आ रही बिकॉज इसको यूएई बैडली अफेक्टेड हुआ है बिकॉज आप जानते हैं इकोनॉमिकली और जिस तरीके से एक सेफ जगह अपना माना जाता था, डाटा सेंटर्स पे अटैक हुआ है, तो वो मैं इसको देखना चाहता हूं कि ये बेसिस के ऊपर ये जो क्या सोच रहेगी, क्या ये कंटिन्यू करेंगे या इनको बोला जाएगा आप वापस चले जाइए, बिकॉज जो प्रोटेक्शन इनको गारंटीड थी वो प्रोटेक्शन इनको मिली नहीं। तीसरा मैं ये देखना चाहता हूं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी जी, बिकॉज अभी हम ये इसको देख रहे हैं कि इसको 10 दिन में आपने डिस्ट्रक्शन ही की है, आपने डिग्रेडेशन ही की है और उससे बिकॉज आपने उसके इकोनॉमिक सेंटर्स को मारा है, उसके ऑयल को मारा है, इसको ईरान के उसके डीसैलिनेशन प्लांट्स को मारा है, तो आपका इसको मकसद क्या है कि लोगों को और तकलीफ दी जाए यहाँ पे और वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हो जाए, ये तो होने वाला नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप की मैं देख रहा हूँ, 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि मिलिट्री टारगेट्स के अलावा अब वो सिविलियन टारगेट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दूसरा, इजराइल क्या यूनाइटेड स्टेट्स को यहां से विड्रॉ करने देगा, बिकॉज काफी सिग्नल ऐसे आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कि वो लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं जी। पर क्या इजराइल इनको खत्म करने देगा, बिकॉज अभी $151 मिलियन की एड अभी अनाउंस हुई है, यूएस ने अनाउंस की है इजराइल के लिए, आर्म्स के लिए, और उसमें 1000 पाउंडर बॉम्ब और 2000 पाउंडर बॉम्ब्स की बॉम्ब केसिंग 1200 देने की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि ये अगर आप इजराइल को दे रहे हैं तो अभी आप एक फेज 2 की लड़ाई में आप देखेंगे इजराइल से ज्यादा वार आने की उम्मीद है। इसको, ये मेरी एनालिसिस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, शायद आने वाले वक्त में अपने आप ही हमको इसको नजर आने लग जाएंगे। बिल्कुल शौकत भारती साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब मुश्तबा खामेनी के कंधों पर है, जिस तरह से हालात कशीदा बने हुए हैं, केमिकल की बारिश भी हो सकती है, ऐसे सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से अटैक हुआ अमेरिका और इजराइल के जरिए वहाँ पर। तो ऐसे में अब जब मुश्तबा ज़ैदी कमान संभाल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, मुश्तबा खामेनी कमान संभाल रहे हैं, तो पहला कदम उनका ऐसे में क्या होना चाहिए ईरान की बेहतरी के लिए?
देखिए, ईरान की बेहतरी के लिए तो उनको आखिरी सांस तक लड़ना होगा, और उन्होंने कहा भी कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। वजह क्या है कि अमेरिका और इजराइल ये पूरी तरीके से ईरान को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, और वहां के पूरा ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, अपनी वहां के ऊपर एक पपेट गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। अगर वाकई उनको खुमैनी साहब से चिढ़ थी उनको, तो उन्होंने तो उनको एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद उन्हें जंग रोक देना चाहिए था। ठीक है, मकसद उनका कुछ और है। उनका मकसद है कि दुनिया के अंदर कोई मुल्क जो है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर न चले, और ये ईरान के मिजाज में नहीं है, और ये किसी भी जो इज्जतदार इंसान है उसके मिजाज में नहीं है कि भाई हमारा मुल्क हम अपने हिसाब से चलाएंगे, अमेरिका तय करेगा कि क्या चलाएंगे। तो जाहिर सी बातचीत है। और जब उन्होंने इस पे इनकार कर दिया तो उन पे जंग मुसल्लत कर दी। अब जंग मुसल्लत कर दी तो अब दो ही रास्ते बचते हैं कि जंग को आखिरी सांस तक लड़ा जाए, और वो आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। ये तो इनको जो कामयाबी मिली है ये अरबों की गद्दारी से मिली है। इन्होंने कहा था कि हमारे बेसिस नहीं यूज होंगे, हमारी एयर स्ट्रिप नहीं यूज होगी, टोटल जो है मिडिल ईस्ट के बेसिस और इन्होंने क्या नाम है क्या एयर स्ट्रिप्स इस्तेमाल हुई। तो ये अमेरिका अकेले या इजराइल एक जंग को नहीं जीत सकता था। इसमें सबसे बड़ी गद्दारी जो है ये मुस्लिम रूलर्स की है, जो 3 साल तक ये देखते रहे कि फिलिस्तीन के अंदर कत्ल आम और खूरेजी होती रही, तब भी ये उनके साथ में खड़े रहे। आज जो है उन्होंने जो एक बोर्ड बनाया, पीस बोर्ड, उसके अंदर भी शामिल है और ईरान के ऊपर अटैक करने में भी शामिल है। तो ईरान अकेले लड़ रहा है एक्चुअली। इसमें तमाम अरब रूलर्स और क्या नाम है इजराइल और अमेरिका, ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ईरान बार बार ये कह रहा है भाई तुम अपने यहां से बेसिस मत दो, तुम्हारे यहां से स्ट्राइक ना हो, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये मानते ही नहीं है। असल में एप्स्टीन फाइल ने इन सब को इतना नंगा कर रखा है कि इनके तमाम वो सारे ये लोग जो खाने काबा का गिलाफ तक दे चुके हैं एप्स्टीन को, अब इनसे क्या उम्मीद है? जो इन्होंने एक गिलास पानी नहीं पहुंचाया फिलिस्तीनियों को, इनसे क्या उम्मीद है? इनकी बॉर्डर मिला हुआ था, तमाम फिलिस्तीन के मजलूम मारे जा रहे थे, इन्होंने कोई मदद नहीं की। ये एक्चुअली हकीकत में तो ये उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं के पपेट हैं। और ये सारा जो ईरान को नुकसान हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल की वजह से इतना नहीं हो रहा जितना मिडिल ईस्ट के बेसिस की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा गद्दार जो है वो टर्की है। टर्की ने यहां पर एक सुन्नी नेटो बनाया था अब पाकिस्तान के साथ मिलने के बाद कि अगर ईरान अटैक करे तो हम ये कहते हैं साहब कि इसको शिया सुन्नी कार्ड के अंदर खेला जाए, और इस पे पूरी कोशिश चल रही है। भाई जब आपके बेसिस से अटैक हो रहा है तो हम जवाब कहां देंगे? अमेरिका में देंगे? जहां से अटैक हो रहा है वहां के ऊपर जवाब दे रहे हैं। अगर उनको सऊदी अरब या अरब कंट्री से लड़ना होता तो मोहम्मद बिन सलमान के महल के ऊपर अटैक करते, अल-जायद के महल के ऊपर अटैक करते, कतर के महल के ऊपर अटैक करते ना। वो तो जहां से अटैक हो रहा है वहां के ऊपर अटैक कर रहा है ना। आप अपने घर में एक ऐसा किराएदार रख लें जो हम पर अटैक कर रहा है, तो हम उस किराएदार को मारेंगे तो आप कहेंगे मेरे घर के ऊपर हमला कर दिया गया। ये तो एक पूरी तरीके से खुली हुई जो है दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए अरब ममालिक, इजराइल, अमेरिका, यूरोप सब मिलकर ईरान को बर्बाद करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो ये लोग एप्स्टीन फाइल के अंदर फंसे हैं, दूसरे ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि जैसे हम लोग यसमैन बन गए हैं अमेरिका के, वैसे ही ईरान यसमैन बन जाए, और कोई भी इज्जतदार आदमी यसमैन नहीं बनेगा। और यही वजह है कि खामनाई साहब ने आखिर वक्त में कहा था, देखो जालिम ताकतों के आगे झुकना नहीं, तुम रहो या ना रहो, तुम्हें जालिम ताकतों के आगे झुकना नहीं। अब आप बताइए अमेरिका के अंदर बैठकर वहां के ऊपर जादू टोना हो रहा है ट्रंप के साथ बैठकर, क्या क्या खेल हो रहा है इस लड़ाई के अंदर। आप देखिए इसमें एक रिलीजियस एंगल किया जा रहा है। अभी बैतुल मुकद्दस को गिराया जाएगा, आप देख लीजिएगा जो खेल है। तो बैतुल मुकद्दस के गिरने पर अगर मुस्लिम रूलर्स ना बोले, फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म होने पर ना बोले, और एक मुल्क बोल दे
तो उसको तबाह कर दिया जाए। जब ईरान उसको भले तबाह यहाँ पर किया अकेला खड़ा है, लेकिन वो किसी से भी कम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है जैसे कि हालात बने हुए हैं, क्योंकि जब से ईरान पर अटैक हुआ है उसके बाद से ही ईरान ने ताबड़तोड़ अंदाज में जो जवाब है वो वहां पर ले रहा है और मिसाइलें एक के बाद एक दाग रहा है इसराइल के ऊपर। राजन कोचर जी, अब नया सुप्रीम लीडर मिलने के बाद ईरान को अब क्या और ज्यादा शदीद तौर पर ईरान अपना बदला लेता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि अब नए लीडर के मिलने के बाद नए तरीके से आगे की जो चीजें हैं, जो स्ट्रैटेजी है वो हमें देखने को मिलेगी? देखिए, अभी मैं कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं देखता हूँ, बिकॉज अभी तक एक कंटिन्यूअस जो स्ट्रेटजी ईरान की थी वो चल रही थी और वो चलती रहेगी, बिकॉज वो गल्फ कंट्रीज को, अमेरिकन एयर बेसेस को अटैक अपना किया था, वो भी चलता रहेगा। इसको इजराइल के अगेंस्ट अटैक्स हैं उसको, वो भी चलता रहेगा, बिकॉज इतना ज्यादा डिफरेंस स्ट्रेटजी में मैं देखता नहीं हूँ। और पीस की तरफ तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से जो ये अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, बिकॉज जब तक ये अटैक्स रुकेंगे नहीं कोई पीस सोल्यूशन सामने नहीं आएगा। मुझे कोई ऐसे प्लेयर अभी नजर भी नहीं आ रहे हैं जो आपके मीडिएटर्स हैं जो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो लड़ाई की बात हो रही है और स्पेशल फोर्सेस की बात हो रही है कि अटैक होना है, स्पेशल फोर्सेस भी आ सकती हैं, तो एक डिफरेंट प्लानिंग चल रही है। और इसको आईआरजीसी को कमजोर करने की भी बात हो रही है। आईआरजीसी को जो उनके हेडक्वार्टर्स, कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको और कमजोर करने की बात हो रही है। इससे ज्यादा एक एट्रिशन वॉर में, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा, एट्रिशन वॉर में आप एक देश में इतना ज्यादा आप वो नहीं कर सकते, उस अपनी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अंदर नहीं जाते। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स इसको अमेरिका ने अपने रखे, टाइम पे ये इस अपने ऑब्जेक्टिव्स को बदल रहे हैं, एक तो बिकॉज अब उनको इसको पता नहीं चल रहा कि कैसे हासिल करेंगे। दूसरा है कि एक लॉस ऑफ इमेज हो रही है अमेरिका की, एक सुपर पावर की, कि एक सुपर पावर 10 दिन में भी एक देश को खत्म नहीं कर सका, जिस देश के पास ना तो एक अच्छी एयरफोर्स है, ना तो एक अच्छी नेवी है, और अपने वो खाली आईआरजीसी के दम पे लड़ाई को लड़ रहा है, मिसाइल के दम पे लड़ाई को लड़ रहा है, ड्रोन के दम पे लड़ाई को लड़ रहा है। तो इसको ईरान की भी एक लिमिट आएगी। देखिए आप इस लड़ाई में ईरान की तरफ भी देखिए कि उसके वो कब तक रिटेलिएट करेगा, एक उसकी भी इसको लिमिट आएगी। लॉजिस्टिक स्टेमिना हम बोलते हैं, एक लॉजिस्टिक स्टेमिना आपका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे क्या, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिलेंगी और तब क्या ईरान कदम उठाता है ये बहुत अहम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।